हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन आज पढ़ेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है अपन ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझेंगे, डायग्राम बनाकर। ठीक है, चलो देखना ध्यान से। मान लो अपने पास ये कोई इंक्लाइन सरफेस है। ठीक है, ये कोई इंक्लाइन सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल से मान लो थीटा एंगल पर है। ठीक है, ये बात समझना कि अपने पास ये कोई सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ये ऐसे इंक्लाइन। ठीक है, स्लाइडर समझ लो, स्लाइडर जो कि यहाँ से चढ़ के यहाँ से नीचे आता है। ठीक है, वैसे स्लाइडर समझ लो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अपन ने इस इंक्लाइन सरफेस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास अपन ने बोल रखा है m। ठीक है, इस इंक्लाइन सरफेस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास हमने बोल रखा है कि भैया इसका मास क्या है, m है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, चलो एक काम करते हैं कि हाँ, ये जो सरफेस है ये वाला इंक्लाइन सरफेस, इस ऑब्जेक्ट पे एक नॉर्मल फोर्स इधर लगाएगा n। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स इधर लगा दिया। ठीक है, अच्छा आपको पता है इस m की वजह से एक फोर्स नीचे काम करेगा, कौन सा, m इंटू जी। ठीक है, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ठीक है, mg जो फोर्स है ये हमेशा कैसे एक्ट होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये mg। ओके, अच्छा इस नॉर्मल को बैलेंस कौन करता है। ठीक है, इस नॉर्मल को बैलेंस कौन करता है। अच्छा, अगर यही ऑब्जेक्ट, सपोज यही ऑब्जेक्ट किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा होता। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा होता m मास का, तो ये सरफेस ऊपर लगा था नॉर्मल, और नॉर्मल को बैलेंस करता है mg। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल इधर है, mg इधर है, मतलब इस नॉर्मल को बैलेंस करने वाला एक कंपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, इस नॉर्मल को बैलेंस करने वाला एक कंपोनेंट होना चाहिए। अब वो कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, वह कंपोनेंट अपन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो देखना ध्यान से। इसको वर्टिकली आप डाउनवर्ड बिल्कुल सीधा करते हैं, टेढ़ा है। ठीक है, ये यहाँ से ये खूब पास। ठीक है, ऐसा ये mg। चलो समझते हैं, एक काम करते हैं कि अगर इस ट्रायंगल की बात करो, देखो ध्यान से, अपन इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये ट्रायंगल की बात करते हैं। ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये 90 होगा, सिंपल सी बात है, ये 90 होगा। ठीक है, अब देखो ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल बचा कितना। ठीक है, समझो ध्यान से, ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना बचा, तुमको पता होना चाहिए। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पे 180 आता है। ठीक है, तो ये अगर 90 है, ये थीटा है, तो जाहिर सी बात है 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना मिला अपने को, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो नॉर्मल को बैलेंस कौन करेगा, एक अपने पास कंपोनेंट आएगा जो कि इसके जस्ट नीचे होगा और अपोजिट में होगा। ठीक है, ये बात समझते हो, नॉर्मल को बैलेंस करने वाला जो भी होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा, उसी के लाइन में होगा। ठीक है, हाँ उसी के लाइन में होगा, पर उससे अपोजिट होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये नॉर्मल तो 90 डिग्री पे इस सरफेस से, तो इसका जो अपोजिट वाला होगा वह भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, यह भी 90 होगा। ठीक है, अच्छा ये 90, तो तुमको पता होना चाहिए ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा पूरा। अब देखो ध्यान से, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90, ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा, थीटा। ये एंगल कितना मिला अपने को, थीटा। ठीक है, कैसे मिला समझ आना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन आएगा जो इसको इस नॉर्मल को जो बैलेंस करेगा उसके लाइन में होगा, पर उससे अपोजिट होगा। ठीक है, तो 90 हो जाए, इस मतलब इस लाइन सरफेस 90 होगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, और ये पूरा 90 है, तो बचा एंगल कितना, थीटा। ठीक है, मतलब सीधा हिसाब ये मिला अपने को कि ये भाई साहब, ये अगर 90 माइनस थीटा है, अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक, तो mg के दो कंपोनेंट करो, एक इधर आएगा, इस mg को पकड़ो बोला ट्वी, इस mg को पकड़ो बोलो ये ट्वी, इस mg को पकड़ के ट्वी यहाँ पे ले आओ, तो क्या मिलेगा, mg cos थीटा, mg cos
ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट करते समय थीटा के अलॉन्ग कॉस चले जाते हैं और इस mg cos थीटा के जस्ट परपेंडिकुलर, इस mg cos थीटा के जस्ट परपेंडिकुलर मतलब इधर, इस mg cos थीटा के जस्ट परपेंडिकुलर कौन मिलेगा, mg sin थीटा। मतलब इस mg का अपने दो कंपोनेंट किया, एक इधर मिला mg cos थीटा, एक इधर मिला mg sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे mg का रोल खत्म हो जाएगा, mg का रोल खत्म हो जाएगा क्योंकि mg के दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। मतलब एक और डायग्राम बनाए, क्लियर डायग्राम, जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो, ठीक है, क्योंकि पिक्चर क्लियर होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द फिजिक्स। अगर पिक्चर क्लियर नहीं हुआ तो फ्लॉप हो जाओगे, ये ठीक है। दिस इज द थीटा। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, m मास का, तुम आँख मूंद कर यहाँ पे नॉर्मल बना लेना, ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट क्या बना लेना, mg cos थीटा, और एक इधर बना लेना mg sin थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर ये ऑब्जेक्ट mg sin थीटा से इधर मूव कर रहा है, समझो ध्यान से, भाई इस पे एक फोर्स इधर भी लगा, इस ऑब्जेक्ट पे मान लो n को ये mg बैलेंस कर लिया, सपोज इस नॉर्मल को mg बैलेंस कर लिया, mg cos थीटा बैलेंस कर लिया, सिंपल सी बात है, ये फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है तो ऑब्जेक्ट नीचे आने की कोशिश करेगा, भाई सिंपल सी बात है, इस पे एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा जो कि डाउनवर्ड लग रहा है इधर की ओर, मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करना चाहेगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो इसके जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा Fs, ठीक है। समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करो कि Fs नहीं, कोई सा फ्रिक्शन मान लो, चलो फ्रिक्शन मान लेते हैं, कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर क्यों लगेगा, एक mg sin था, क्यों लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल को mg cos थीटा बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट, इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जो कि mg sin थीटा है, जो कि नीचे की ओर है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नीचे अगर आएगा तो उसके जस्ट अपोजिट में कौन फोर्स काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रहा है क्या, ओके। तो मैं लिख सकता हूँ इस नॉर्मल को जो बैलेंस कर रहा है वो कौन कर रहा है, mg cos थीटा। नॉर्मल को बैलेंस करेगा क्या, mg cos थीटा। ये कब केस आएगा, जब ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा होता तो नॉर्मल को बैलेंस करता है mg, अगर इंक्लाइन पे रखा है तो नॉर्मल को बैलेंस करे mg cos थीटा, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होता है वो कौन सा फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर मैं FL की बात करूं तो क्या लिखते हैं, म्यू इंटू एन लिखते थे, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन, ठीक है। अच्छा, लिमिटिंग में ये स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था, ठीक है, म्यू एस इंटू एन। देन लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालोगे तो क्या लिखोगे, म्यू एस, नॉर्मल क्या लिखोगे, mg cos थीटा। देन F लिमिटिंग मिल जाएगा आपको, म्यू एस mg cos थीटा, ठीक है। इतना आपने ऑब्जर्व किया, इतना अपन ने लिखा, ठीक है। इतनी बात लिख लो तुम भी, अपन छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन करेंगे जिससे अपने पास एंगल ऑफ रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर बात करते हैं आगे। इतना नोट करो फटाक से। ओके, हो गया, ठीक है। मतलब जो ये फोर्स मान, जो फ्रिक्शन फोर्स मान लिया अपने पास, जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, सपोज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एस mg sin थीटा, यही सॉरी cos थीटा ये मिलेगा, ठीक है। अपन ने लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात किया। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था, बॉडी रेस्ट में है और जस्ट अबाउट टू मूव वह
अपने पास कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, वह जस्ट अबाउट टू मूव, अभी मूव करने ही वाला है, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन एक्ट होता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं। आप लोग को ये पता नहीं है कि क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करता तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं लाते, वहाँ पे क्या लेते हैं अपन, डायरेक्ट काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है। देखिए अपने को गारंटी नहीं, पता नहीं है क्या पता ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, है ना, अपने को पता नहीं ना, क्या पता ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, चाहे बैलेंस कंडीशन में हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, रुका हुआ हो, ठीक है। इसलिए अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाया, ठीक है। कितना, म्यू एस एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, जब केस देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। मान लो लेट थीटा बी सो स्मॉल, ठीक है। अपन ने मान लिया ये थीटा जो है, ये थीटा जो है, कौन सा थीटा, जो इंक्लाइंड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल जितना इंक्लाइंड है, वह थीटा अगर बहुत छोटा है, मान लो स्मॉल है, सो स्मॉल नहीं, स्मॉल है, लेट थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है तो थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा भी क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, ठीक है। बात समझना, थीटा के बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा भी बढ़ता है, थीटा के बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा भी बढ़ता है, और अगर थीटा घटेगा तो साइन थीटा भी क्या होगा, घटेगा। ये बात हमेशा ऑब्जर्व करके चलना, ठीक है। तुमने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। मतलब 30 से तुमने 90 किया तो वैल्यू आधा बढ़ गया, ठीक है। बात समझ में आया क्या, तुमको पता होना चाहिए कि भैया साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तुम बोलो सर 1/2 होता है, और मैं पूछूँ साइन 90 की वैल्यू, तुम बोलोगे सर 1 होता है, ठीक है। मतलब तुमने थीटा बढ़ाया तो वैल्यू भी क्या हुआ, बढ़ेगा, ठीक है। मतलब एक बात समझना, थीटा के बढ़ने से साइन थीटा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो अगर ये थीटा कम होगा तो साइन थीटा भी क्या होगा, कम होगा। अच्छा, जब साइन थीटा कम होगा तो क्या कॉस थीटा क्या कम होगा, नहीं, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, कॉस थीटा बढ़ेगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना कि अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा स्मॉल होगा, बट कॉस थीटा लार्ज होगा, ठीक है। ये बात तुमको पता होना चाहिए कि थीटा बढ़ने के साथ साथ थीटा अगर बढ़ाओगे तो कॉस थीटा क्या होगा, कम होता है, ठीक है। तो थीटा अगर स्मॉल है तो कॉस थीटा लार्ज होगा। समझ में आता है कैसे, तुमने देखा था कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, है ना। मतलब थीटा अगर हमने बढ़ाया तो कॉस की वैल्यू कम हुआ, तो अगर थीटा कम करोगे कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर एक ऑब्जर्वेशन देखा अपन ने, केस नंबर फर्स्ट देखा कि अगर एक थीटा स्मॉल होगा, अगर एक थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा क्या होगा, स्मॉल होगा, बट कॉस थीटा क्या होगा, लार्ज होगा। तो इस केस में क्या दिखेगा, इस केस में क्या दिखेगा, इस केस में क्या दिखेगा, देखो ध्यान से, साइन थीटा छोटा, मतलब साइन थीटा इसके पास है, ठीक है। मतलब लिख सकते हैं हम लोग mg साइन थीटा इज लेस देन म्यू एस mg कॉस थीटा, ठीक है। मतलब इस पे जो अप्लाइड फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट में जो अप्लाइड फोर्स है mg साइन थीटा, वह छोटा होगा किससे, म्यू एस mg कॉस थीटा से। क्यों, क्योंकि साइन थीटा छोटा है और कॉस थीटा बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है। यहाँ से देख लो, यहाँ से ऑब्जर्वेशन देखो कि साइन थीटा अगर छोटा होगा तो कॉस थीटा बढ़ेगा, तो अगर ये छोटा है हुआ साइन थीटा, ये बड़ा हुआ, सिंपल सी बात है, ये छोटा हो जाएगा पूरा, ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब बताओ मेरे को कि अगर ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है और ये अप्लाइड फोर्स है, तो क्या इस केस में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जाहिर सी बात है। जब ये देखो ध्यान से, जब ये बड़ा हो जाए इससे, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट नेवर स्लिप, ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिल्कुल वहीं का वहीं रहेगा, कब, जब थीटा स्मॉल हो, ठीक है। बात समझ में आता है क्या, हाँ। जैसे मतलब एक ऑब्जर्वेशन समझ लो कि अपने पास ये सरफेस है, ये देखो ये सरफेस है, ये थीटा है, इतना छोटा थीटा है, छोटा है, अगर थीटा है छोटा है, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट यहाँ रख दोगे तो स्लिप ही नहीं करेगा। स्लिप कब करेगा, जब तुम थीटा बढ़ाते जाओ, कुटुर कुटुर कुटुर, ये थीटा को बढ़ाओ, कुटुर कुटुर कुटुर, ऐसा बढ़ाते जाओगे तो क्या पता ऑब्जेक्ट स्लिप करना चालू कर दे, ठीक है। ओके, केस नंबर फर्स्ट ऑब्जर्व किया अपन ने, ओके, नोट करो इतनी बातें, नोट करो, केस नंबर फर्स्ट ऑब्जर्व किया, उसको नोट करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग केस नंबर 2, हम बात करेंगे आपसे केस नंबर 2 के बाद, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अपन ने क्या किया, लेट
थीटा इज इंक्रीज, हमने क्या किया, इस एंगल को बढ़ाया, ठीक है, किसको बढ़ाया, थीटा को, ये और बढ़ा के और इंक्लाइन किया और इंक्लाइन किया, ठीक है। तो अगर थीटा तुम इंक्रीज किया, थीटा इंक्रीज किया, तो सिंपल सी बात है, साइन थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर तुम थीटा बढ़ाते गए तो साइन थीटा बढ़ेगा और कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या पता ऐसा केस आ जाए कि एम जी साइन थीटा इक्वल हो जाए म्यू एस एम जी कॉस्ट थीटा के, ऐसा भी केस हो सकता है कि अगर तुमने साइन थीटा बढ़ा दिया, कॉस्ट घटा दिया, तो एक केस ऐसा भी आ सकता है कि एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा, मतलब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाए, ठीक है, ऐसा केस हो सकता है। ये केस क्या होगा, ये केस कब होगा, जस्ट अबाउट टू मूव, मतलब ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं करेगा, हाँ, लेकिन इससे ज्यादा अगर तुमने थीटा बढ़ा दिया, समझने की कोशिश करना, थोड़ा देखो कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, कि थीटा अगर तुमने बढ़ाया तो साइन थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा घटेगा। ऐसा केस भी आ सकता है कि एम जी साइन थीटा म्यू एस एम जी कॉस थीटा के, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इक्वल हो जाए, अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो मूव तो नहीं करेगा, बट जस्ट अबाउट टू मूव, मतलब थीटा तुमने थोड़ा सा और बढ़ाया तो ऑब्जेक्ट नीचे स्लिप करना चालू हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आता है क्या, इतनी बात समझ में आया, ठीक है, ठीक है, मतलब हाँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो केस नंबर 2 है, ये जो केस नंबर 2 है, जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होने वाले कंडीशन में हो, जस्ट अबाउट टू स्लीप होने के कंडीशन में हो, ठीक है, तो ये जिस एंगल पे होता है, या जिस एंगल पे होता है उसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, समझना ध्यान से। यह एंगल तुमने ऐसा बढ़ाया, यह एंगल ऐसा बढ़ाया कि उस केस में एम जी साइन थीटा और म्यू एस एम जी कॉस थीटा आपस में इक्वल हो जाए, उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ रिपोज को रिप्रेजेंटेड बाई हाँ, एंगल ऑफ रिपोज इज रिप्रेजेंटेड बाई थीटा आर, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या लिखेंगे हम लोग, एम जी साइन थीटा आर बराबर म्यू एस एम जी कॉस थीटा आर, ठीक है। देखो दोनों साइड से एम जी खत्म हो जाएगा, यहाँ से लाओ तुम साइन थीटा आर अपॉन में क्या मिलेगा, कॉस थीटा आर बराबर म्यू एस, ये क्या देगा तुमको, टेन थीटा आर बराबर म्यू एस, ये फॉर्मूला मिल जाएगा एंगल ऑफ रिपोज के। यहाँ से थीटा आर निकालोगे, यहाँ से थीटा आर निकालो, क्या मिलेगा, टेन इनवर्स म्यू एस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। मतलब क्या है, ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज वही एंगल होता है जिससे बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होने वाला है, ठीक है। अगर तुम एंगल ऑफ रिपोज से और एंगल बढ़ाओगे, एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू और बढ़ाओगे, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, ठीक है, नीचे की ओर। गॉट इट क्लियर, नोट कर लो। जल्दी से नोट करो।
ठीक है, होपफुली हो गया होगा। हाँ, आगे बात करते हैं भाई। हाँ, फिर से अपन सभी केस को एक बार ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चलो थर्ड केस देख लेते एक बार। दो केस देख लिया, थर्ड केस, अगर तुमने थीटा को और बढ़ाया, अगर तुमने थीटा को और बढ़ाया, ठीक है, तो साइन थीटा और बढ़ेगा। अगर तुमने थीटा को और बढ़ाया तो साइन थीटा और बढ़ेगा, और साइन थीटा बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, कॉस थीटा घटने लगेगा। ठीक है, तो क्या पता ऐसा केस आ जाए कि mg साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस mg कॉस थीटा। अगर ये केस आ गया तो क्या होगा, अगर ये फोर्स बड़ा हो गया इससे, सिंपल सी बात है, बॉडी मूव्स। ठीक है, बॉडी मूव्स होने लगेगा। ठीक है, बॉडी मूव करेगा। ठीक है, या फिर बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग। ठीक है, बॉडी स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने बेसिकली क्या क्या देखा, अपन ने ऑब्जर्व किया कि अगर ये थीटा अगर ये थीटा तुम स्टार्टिंग में बहुत छोटा रखा, जब तुमने थीटा बहुत छोटा रखा तो साइन थीटा छोटा होगा, कॉस थीटा बढ़ेगा। तो क्या केस आया कि mg साइन थीटा म्यूएस mg कॉस थीटा से छोटा हुआ तो बॉडी रेस्ट में रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, अपन ने एंगल बढ़ाया, थीटा को बढ़ाया तो साइन थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा घटेगा। तो ये केस आ गया कि mg साइन थीटा म्यूएस कॉस थीटा के म्यूएस mg कॉस थीटा के इक्वल हो गया। और जिस एंगल पे ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाता है, जिस एंगल पे ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाता है, उसी एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। इसे थीटा आर से लिखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से लिखते हैं, एंगल ऑफ रिपोज के अबाउट, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, द एंगल एट विच द एंगल एट विच द एंगल एट विच ब्लॉक और बॉडी is just about to slide is called angle of repose. ठीक है, ऐसा एंगल ये एंगल मतलब इंक्लाइंड एंगल, ऐसा इंक्लाइंड एंगल जिस पे यह बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड होने वाला हो। ठीक है, मतलब अभी रेस्ट में है, लेकिन थोड़ा सा एंगल और बढ़ाओगे तो ऑब्जेक्ट नीचे मूव करने लगेगा, तो उसी एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई थीटा आर, और थीटा आर का फॉर्मूला मिला था tan इनवर्स म्यू एस। ठीक है, चलो इतनी बातें आप नोट कर लो, और कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की कुछ वैल्यू रखने पे एंगल ऑफ रिपोज कितना आएगा। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन तो मैं लिख देता हूँ जो न्यूमेरिकल में आपको काम देगा। इतनी बातें नोट करो, आगे बात करते हैं। ठीक है, अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार समरी देख लेते हैं आज के लेक्चर का। ठीक है, नोट करके लिखेंगे अपन। नोट नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगर ये इंक्लाइंड एंगल, अगर यह थीटा
एंगल ऑफ रिपोज से छोटा हो, अगर ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज से छोटा हो तो उस टाइम नो स्लाइडिंग, बॉडी स्लाइड नहीं करेगा, बॉडी कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, बात समझ में आता है क्या? ओके। दूसरा नोट देखा अपन ने कि अगर ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल आ जाए तो बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड, बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड। इसका मतलब क्या है कि बॉडी अभी रेस्ट में है लेकिन मोशन में जस्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब अभी जस्ट अबाउट टू स्लाइड, स्लाइड होने ही वाला है। ठीक है, अच्छा, इस केस में जो फ्रिक्शन आएगा वो फ्रिक्शन कौन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, इस केस में कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन में अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं, क्या लिखेंगे, म्यू एस इंटू एन। ठीक, ये होगा। थर्ड केस, अगर ये थीटा बड़ा हो जाए एंगल ऑफ रिपोज के तो उस टाइम क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी स्लाइड करने लगेगा, स्लाइडिंग स्टार्ट, और बॉडी रेस्ट में नहीं होगा, बॉडी किस में होगा, मोशन में। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम करेगा वह काइनेटिक फ्रिक्शन काम करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट होगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि बॉडी आपके पास अब मोशन आ चुका है। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम करेगा वह कौन सा काम करेगा, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ठीक है, चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके ऊपर एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे।